गुड इवनिंग एवरीवन। सेल्फ स्टडी सीजी टेट में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे वीडियो में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो है सीजी टेट और टीचर भर्ती वर्ग 3 की है, जिसमें आपको जो है पर्यावरण में इकाई 5 है। टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन व कक्षा की गतिविधियाँ। इस टॉपिक से जो है सीजी टेट में 4 नंबर के प्रश्न बनते हैं और जो है सहायक शिक्षक वर्ग 3 में जो है 3 नंबर के प्रश्न बनते हैं। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी प्रश्न बनेंगे इसी वीडियो से बनेंगे, इससे बाहर के प्रश्न नहीं बनेंगे। तो इकाई 5 है, 2 भाग में वीडियो मिलेंगे, 2 वीडियो मिलेंगे। तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा दोनों वीडियो को। यहाँ पर हम नोट्स के माध्यम से देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ जहाँ से प्रश्न बन सकता है, जहाँ से बना हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है गतिविधि क्या है। इसको थोड़ा सा समझने के लिए थ्योरी लिखे हैं। गतिविधि की अवधारणा चिरकालीन है। यह बच्चों के सीखने की प्रक्रिया के कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है। आदर्श रूप में गतिविधि आधारित शिक्षण में शारीरिक क्रियाकलाप के अलावा भी बहुत कुछ है। इसमें दिमागी कसरत, विश्लेषण और विवेचन भी शामिल है। दिमागी कसरत से ही इंसान सीखता है, इसलिए गतिविधि को सीखने की प्रक्रिया से अलग नहीं कर सकते। यानी कि जो है गतिविधि है, गतिविधि के माध्यम से ही जो है बच्चे जल्दी सीखते हैं, आसानी से सीखते हैं। गतिविधि जो है शारीरिक क्रियाकलाप सिर्फ नहीं है, इसमें जो है दिमागी कसरत, विश्लेषण और विवेचन भी शामिल है। और दिमागी कसरत से ही बच्चे जो है सीखते हैं आसानी से, इसलिए गतिविधि को जो है सीखने की प्रक्रिया से अलग नहीं कर सकते। ऐतिहासिक रूप से देखें तो जब कक्षा की पढ़ाई जो है शिक्षक और भाषण तक सीमित हो गई है और छात्र भी परीक्षा पास होने के लिए जो है पश्चिमी ढंग से रटने लगे हैं, तो इन सबको जो है शिक्षाविदों ने और शिक्षक ने जो है इसको ध्यान में रखते हुए गतिविधि आधारित शिक्षण पर ध्यान देना शुरू किया। कॉमिनियस ने बच्चों के दिमाग और उनके सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देने पर जोर दिया। आगे है, बाद में मनोवैज्ञानिकों ने अपने काम में यह सिद्ध किया कि बच्चे खुद करके अपने अनुभव से जल्दी सीखते हैं। बच्चे जो है खुद से जो भी कार्य करते हैं उसको अपने अनुभव से जल्दी सीखते हैं। अपने घर की रोजमर्रा की जो चीज़ें हैं उससे जुड़ी उनकी खोजबीन जो है मददगार होती है। आगे है, शिक्षण प्रक्रिया ऐसी हो जो बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करे। यह कथन जो है किसकी है? जॉन डेवी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और गिजुभाई बटेका। इन लोगों का मानना है कि शिक्षण प्रक्रिया ऐसी हो जो बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करे। आम धारणा जो है गतिविधि के बारे में, जो आम धारणा क्या है तो वह है, गतिविधि को लेकर आम धारणा यह है कि यह मनोरंजन के लिए कक्षा में कभी कभी कराया जाने वाला शारीरिक प्रयास है। इस बहाने बच्चा कुछ सीख जाए तो अलग बात है। यानी कि गतिविधि के बारे में आम धारणा यह है कि जो गतिविधि है सिर्फ यह जो है शारीरिक प्रयास है और एक मनोरंजन है। अगर इसमें जो है बच्चे कुछ सीख जाए तो यह अलग बात है। इस तरह से जो है गतिविधि के बारे में आम धारणा है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, आप इसको थोड़ा ध्यान दें। गतिविधि केवल शारीरिक क्रियाकलाप है, यह भी आम धारणा है। सीखने की असली प्रक्रिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। गतिविधि जो है केवल शारीरिक क्रियाकलाप है, इससे सीखने की प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है। गतिविधि सीखने में सहायक होती है, वह पूर्ण निर्धारित शैक्षिक लक्ष्यों के लिए बनाई जा सकती है। गतिविधि का संग्रह करने की आवश्यकता है। गतिविधि आधारित कक्षा में लिखने व गलतियां सुधारने की जगह नहीं होती। अभ्यास के लिए गतिविधियां में कोई मजेदार मौके हैं। हर गतिविधियां का लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए, उसकी प्रक्रिया व नतीजे तय होनी चाहिए। गतिविधि पर जोर देने से शिक्षक निश्चित समय में पाठ्यक्रम समाप्त नहीं करवा सकता। गतिविधियां तो कई है, पर सवाल शिक्षकों को प्रेरित करने का है ताकि वे शिक्षण में इनका इस्तेमाल कर सके। कक्षा की शुरुआत गतिविधियों से होनी चाहिए ताकि बच्चे जो है सतर्क हो जाए और उसके बाद सही मायनों में पढ़ाई शुरू किया जाए। ये सभी जो है गतिविधि के बारे में आम धारणाएं हैं। आप इनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन सा निगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है करके। अगला है, गतिविधि सिर्फ शारीरिक क्रियाकलाप है या सीखने की प्रक्रिया। गतिविधि को केवल शारीरिक व मानसिक क्रियाकलाप तक ही सीमित नहीं किया जा सकता, बल्कि यह सीखने की संपूर्ण प्रक्रिया है। जो गतिविधि है सिर्फ यह शारीरिक क्रियाकलाप नहीं है, बल्कि यह एक जो है सीखने की संपूर्ण प्रक्रिया है। गतिविधि केवल बच्चों को पढ़ाने के पहले ध्यान केंद्रित करने का साधन नहीं है। बच्चों को सिर्फ हम ध्यान केंद्रित करने के लिए गतिविधि नहीं कराते हैं,
बल्कि जो है गतिविधि के माध्यम से बच्चे जो है नए ज्ञान रचते हैं और अन्य जानकारी को समझने में उनको प्रक्रिया मिलती है, उसको सहायता मिलती है। हम यह भी देखते हैं कि जब शिक्षक कक्षा से चले गए थे तब भी बच्चे सीखने की प्रक्रिया से जुड़े रहे। वे खुद रुचि के अनुसार सीखने के अर्थपूर्ण अनुभव रचते हैं। कुछ भी हम बच्चे को जो भी गतिविधि कराए रहते हैं, हमारे चले जाने के बाद भी बच्चे जो है उस कार्य को दोहराते रहते हैं। गतिविधि तैयार करने व संचालित करने से पहले ध्यान में रखने योग्य बातें। गतिविधि कराने से पहले, संचालित करने से पहले, यानी कि जो गतिविधि हम कराना चाहते हैं उस गतिविधि को तैयार करने व संचालित करने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखें। गतिविधि करवाने का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। जो भी गतिविधि करा रहे हैं उसका उद्देश्य जो है स्पष्ट होना चाहिए। गतिविधि बच्चे के सीखने के स्तर के हिसाब से हो। गतिविधि जो है बच्चे के सीखने के स्तर के हिसाब से हो। गतिविधि का किसी खास विषय पर केंद्रित होना जरूरी है। जो भी गतिविधि करा रहे हैं वह किसी खास विषय पर केंद्रित होना चाहिए। गतिविधि में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री, बच्चों की भागीदारी और समूह का समायोजन ठीक हो। निर्देश स्पष्ट तरीके से दिया जाए, ताकि बच्चे जो है समझ सके। कक्षा के अवलोकन, समूह बनाने, निर्देश देने और सामग्री के इस्तेमाल को लेकर शिक्षक का समर्थन होना जरूरी है। ये जो सभी है, यह सभी जो है गतिविधि तैयार करने व संचालित करने से पहले जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं, यहाँ से पूछा जाता है, आप इसको ध्यान रखें। यह जरूरी है कि शिक्षक के रूप में शिक्षक की भागीदारी न्यूनतम हो। यह प्रश्न 2 से 3 बार आ चुका है। सभी बच्चों की बुद्धिमत्तापूर्ण भागीदारी महत्वपूर्ण है। गतिविधि का विश्लेषण व पुनर्विचार जरूरी है। आप इसको सभी को एक बार जरूर पढ़िएगा। आगे है गतिविधि का स्कीमा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है और जो भी प्रश्न बनता है इसी से ज्यादा बनता है। गतिविधि का स्कीमा, कौन सा गतिविधि है कौन सा नहीं है, इसको इसमें बताए गए हैं। तो गतिविधि नहीं है याद करना, रट कर नियम बनाना, बार बार बोलकर दोहराना, नकल उतारना, शिक्षक द्वारा प्रदर्शन, ये सभी जो है गतिविधि के अंतर्गत नहीं आता, इसको गतिविधि नहीं कहते। और यहाँ से जो है 2 से 3 बार प्रश्न बन चुका है। आगे है गतिविधि की खूबियाँ। गतिविधि में कौन कौन सी खूबियाँ होती है? खूबियाँ जो है पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव नहीं है। गतिविधि की जो खूबियाँ हैं वह है रोचक है, सार्थक है, कई तरह के हुनर क्षमताओं को आजमाने के लिए अवसर, चुनौती व संघर्ष, सोचने की गुंजाइश। तो ये सभी जो है गतिविधि की खूबियाँ हैं, ये सभी पॉजिटिव के अंतर्गत आ जाता है। यहाँ पर कौन सा गतिविधि नहीं है या कौन सा गतिविधि है करके यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको यहाँ से दे देंगे एक ठो और 3 ऑप्शन जो है इधर से दे देंगे, इसलिए इसको अच्छे तरह से इसको याद रखें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। गतिविधि के गुणधर्म, ये सभी उसी में से है, गतिविधि से ही। किसी अमूर्त अवधारणा प्रक्रिया को ठोस रूप देने के लिए सामग्री का उपयोग हो सकता है, किसी साधन का उपयोग हो सकती है, कोई खेल हो सकता है, कोई अनुभव हो सकता है। तो ये सभी जो है गतिविधि के गुणधर्म है या गतिविधि है भी ऐसे करके इसको कह सकते हैं। इसमें खेल कूद शामिल हो सकता है कि इसमें कोई भाग दौड़ उठ बैठ ना हो। तो ये सभी जो है गतिविधि के उद्देश्य है या उसके गुणधर्म है। आगे है गतिविधि का उद्देश्य। गतिविधि का उद्देश्य क्या है? संघर्ष की शुरुआत करवाना, किसी अवधारणा प्रक्रिया का अभ्यास, किसी क्षमता जैसे घटना के विकास के लिए अभ्यास, किसी अवधारणा का मूर्त रूप में प्रस्तुतिकरण, किसी विचार की जरूरत को महसूस करना, जैसे मानक इकाई संख्याओं के मानक प्रतीक जरूरत जो प्रायः सामाजिक परिवेश से उभरे हैं। तो ये सभी को अच्छे से जरूर देखिएगा। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनता है, हर बार प्रश्न बनता है। अगला है स्कीम या स्कीमा। स्कीम या स्कीमा के विस्तार के अवसर विकसित करने या बनाने के अवसर प्रदान करना। अगला जो टॉपिक है, कौन कर सकते हैं गतिविधि। गतिविधि जो है कौन कर सकते हैं?
बच्ची अकेली, शिक्षक और एक बच्ची या बच्चों का छोटा समूह, बच्चों के एक या ज़्यादा समूह, शिक्षक और पूरी कक्षा, बच्चे और उनके आसपास के लोग। तो कौन कौन जो है गतिविधि कर सकते हैं? तो गतिविधि जो है या आप अकेले करो या समूह में करो, दोनों में किया जा सकता है। तो बच्ची भी कर सकती है अकेली, शिक्षक और एक बच्ची या बच्चों का छोटा समूह भी कर सकता है, बच्चों के एक या ज़्यादा समूह भी कर सकता है, शिक्षक और पूरी कक्षा भी कर सकते हैं, बच्चे और उनके आसपास के लोग भी कर सकते हैं। तो ये सभी जो है गतिविधि कौन कर सकता है इसके अंतर्गत है, यहाँ से भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट। अगला है गतिविधि कक्षा के बाहर व भीतर भी की जा सकती है। यहाँ से भी प्रश्न बना हुआ है, गतिविधि जो है कक्षा के बाहर भी कर सकते हैं और कक्षा के भीतर भी कर सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा के लिए आपको अधिकतर गतिविधि को कक्षा के बाहर आयोजित करने की आवश्यकता होती है। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा के लिए हमको जो है गतिविधि जो है कक्षा के बाहर करने की आवश्यकता ज़्यादा होती है। समूह में की जाने वाली गतिविधियाँ, समूह में की जाने वाली गतिविधियाँ कैसी होती है? प्रभावी अधिगम और विभिन्न प्रक्रियात्मक कौशलों के विकास की दृष्टि से बच्चों की सहायता करने के लिए समूह गतिविधि का आयोजन कर सकते हैं। समूह गतिविधि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अत्यधिक प्रभावी बनाते हैं क्योंकि बच्चे इसमें सक्रिय भागीदारी होते हैं। जो समूह गतिविधि होती है इसमें जो है बच्चे जो है सक्रिय होते हैं, एक दूसरे में उसमें जो है चुनौतियाँ होती है, इस तरह से उसमें जो है समूह गतिविधि जो है ज़्यादा प्रभावी होती है और प्रायः अपने हाथों से काम करते हैं और स्व अनुभव से सीखते हैं। एक दूसरे से परस्पर क्रिया करके अंतः क्रिया करके जो है जल्दी और ज़्यादा सीखते हैं। इसलिए ऐसा अधिगम स्थायी, रोचक और लाभप्रद होता है। तो समूह प्रक्रिया जो है बहुत ही प्रभावी और स्थायी, रोचक, लाभप्रद होता है। अगला है समूह के सदस्यों के बीच पर्याप्त अंतः क्रिया होती है। इसमें श्रम समूह अंतः क्रिया को बढ़ावा मिलता है। यह समूह गतिविधि का जो है लाभ है। बच्चों में मिलजुल कर कार्य करने की आदत विकसित होती है। यह स्व अधिगम को भी बढ़ाता है। समूह गतिविधि द्वारा बच्चे भी बढ़ाता है। समूह गतिविधि द्वारा बच्चे कार्यों के लिए अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करना सीखते हैं। इस तरीके से आप एक बार इसको पढ़ेंगे तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, इसमें समझाने की कोई इसमें गुंजाइश ही नहीं है। तो इसको आप लोग अच्छे से जरूर पढ़िएगा एक बार। शिक्षण प्रक्रिया का प्रभावी उपकरण बनाने के लिए निम्नलिखित बातें उपयोगी सिद्ध हो सकती है। अगर आपको ये जो है नोट्स समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है 1.5 सेकेंड ईयर के पर्यावरण का जो बुक है उसको आप अच्छे से पढ़िएगा। उसी से जो भी यहाँ पर बनाया गया है उसी को यहाँ पर नोट्स बनाया गया है, उसको जहाँ जहाँ से प्रश्न बनता है उन सभी को कटिंग करके, तो आप उसको खुद से अपने तरीक़े से आप नोट्स बनाइए, आप अपने तरीक़े से पढ़िए। ये हमारे तरीका है, हम खुद तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हम जो भी तैयारी करते हैं उन सभी चीज़ों को आप लोगों तक शेयर करते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको इससे हेल्प मिलता है तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जो भी गलती रहता है, जहाँ भी कोई त्रुटि रहता है उसको बताने की कष्ट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट कर, इधर को देखते हैं आगे। शिक्षण प्रक्रिया का प्रभावी उपकरण बनाने के लिए निम्नलिखित बातें उपयोगी सिद्ध हो सकती है। किसी समूह में 5 अथवा 6 से अधिक बच्चे ना हों। इसको ध्यान रखें। शिक्षण प्रक्रिया का प्रभावी उपकरण बनाने के लिए निम्नलिखित बातें उपयोगी सिद्ध हो सकती है। यहाँ से पूछा जा सकता है किसी समूह में जो है 5 अथवा 6 से अधिक बच्चे ना हों। समूह के प्रत्येक सदस्य को कोई विशिष्ट भूमिका दे। समूह के विभिन्न सदस्य की भूमिकाओं में परस्पर परिवर्तन करते रहें ताकि बच्चे को जो है विभिन्न भूमिकाएं और उत्तरदायित्व जो है निभाने का अवसर प्राप्त हो जाए। समूह के जो विभिन्न सदस्यों के जो विभिन्न सदस्य हैं उन सभी को जो है परिवर्तन करते रहें ताकि बच्चे जो है एक ही जो है किरदार निभाते हुए उसको जो है उसमें बोझिल न लगे। निश्चित समूह न बनाएं ताकि बच्चों में होने वाली अंतःक्रिया में वृद्धि हो और पारस्परिक सहयोग की भावना बढ़े। प्रत्येक समूह को अलग अलग कार्य दें और विभिन्न समूहों अपने अपने अनुभवों का आदान प्रदान करते रहे। यह सुनिश्चित करें कि सभी गतिविधियां पाठ्य विषय और प्रकरण से संबंधित हो।
जो भी गतिविधियां कराई जा रही है प्रकरण से संबंधित हो, पाठ से संबंधित हो, इस तरह के गतिविधियां कराई जाए जिससे एक दूसरे के अनुभव को आदान प्रदान या बांट सके। बच्चों को विभिन्न रूपों में, माध्यमों में अभिव्यक्त के लिए प्रोत्साहित करें। इस तरह से आप इसको एक एक बार जरूर पढ़िएगा। डायरेक्ट प्रश्न यही से ही बनता है। आगे है, प्रत्येक क्रियाकलाप की समाप्ति पर कक्षा में चर्चा करें ताकि शंकाओं का निवारण हो सके और प्रेक्षण तथा संकलित आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। बच्चों के कार्य को कक्षा में प्रदर्शित करें। अगला है, बहिशाले यानी कि कक्षा से बाहर आयोजित गतिविधियां। स्थान की चयन करना जहां ले जाना है। कक्षा से बाहर की जो गतिविधियां हैं इसके लिए हमें स्थान की चयन कर लेना चाहिए। स्थान को पहले से पता लगाना जहां ले जाना है। बाहर जाने से पहले कक्षा में चर्चा का आयोजन करें। प्रत्येक बालक द्वारा ले जाए जाने वाली सामग्री की सूची बनाएं। टोली के मुखिया को उसका उत्तरदायित्व समझाएं। कक्षा से बाहर की यात्रा के उपरांत जायजा लें कि बच्चों ने किस प्रकार के अनुभव प्राप्त किए हैं। बहिशाले गतिविधि को भाषा, कला, गणित जैसे विषयों के साथ जोड़ सकते हैं। इस तरह से आप इसको एक एक बार जरूर पढ़िएगा। ज़्यादा इसमें रटने वाली बात नहीं है, एक एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि होमवर्क सभी पेडागॉजी के अंतर्गत आता है। प्रभावी शिक्षण अधिगम के लिए निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखें। शिक्षार्थियों के साथ सह शिक्षार्थी बने और दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढने में उनकी सहायता करें। शिक्षार्थियों के साथ स्वस्थ एवं घनिष्ठ संबंध स्थापित करें ताकि वे निसंकोच बात कर सकें। चलिए अब इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न बना हुआ है, कैसे कैसे प्रश्न बना हुआ है उसको देखते हैं। ये सभी जो है थ्योरी है। आपको अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो आप DS सेकेंड ईयर के PDF को पढ़िए अच्छे से। यहाँ पर सिर्फ हम ये बताते हैं कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि ये सेल्फ स्टडी है, हम खुद तैयारी करते हैं, उन्हीं को आप तक बांट रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इधर से। प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन कक्षा में आयोजित गतिविधि के संबंध में गलत है। ये प्रश्न हमेशा आता ही है। कौन से जो है इसमें गतिविधि के संबंध में गलत है। गतिविधि समूह में ही की जा सकती है। गतिविधि उत्सुकता जगाती है। गतिविधि में शिक्षक की भागीदारी न्यूनता होनी चाहिए। गतिविधि में चुनौती का तत्व मौजूद होना चाहिए। तो गतिविधि उत्सुकता जगाती है, यह जो है पॉजिटिव है, सही है। गतिविधि में शिक्षक की भागीदारी न्यूनता होनी चाहिए, यह भी सही है। गतिविधि में चुनौती का तत्व मौजूद होना चाहिए, यह भी सही है। लेकिन जो है गतिविधि समूह में ही की जाती है। यहाँ पर जो ही आया है ही निगेटिव है, इसलिए ये जो ऑप्शन होता है गलत ऑप्शन है और यही इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा तरीका बच्चों के सीखने का रचनावादी तरीका है। यह प्रश्न आपको आगे मिलेंगे। निम्न में से कौन सा तरीका बच्चों के सीखने का रचनावादी तरीका है। गतिविधि के माध्यम से, कक्षा में अध्यापन से, रेखाचित्र बनाकर, बातचीत कर। तो रचनावादी तरीका कौन सा होता है बच्चों के सीखने की, तो वह गतिविधि के माध्यम से ही होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी। यह 2017 में आया हुआ प्रश्न है। गतिविधियां इकाई के अंत में हो, गतिविधियां इकाई के अंत में उपलब्ध हो, गतिविधियां अध्ययन के अंत में उपलब्ध हो, गतिविधियां प्रकरण के साथ हो, गतिविधियां पाठ्य पुस्तकों के अलग अलग स्थानों पर हो। तो गतिविधियां जो है प्रकरणों के साथ साथ हो। अगला है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए। यह 2011 में आया हुआ है। गतिविधि आधारित कक्षा, पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा, पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा, उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा है वह गतिविधि आधारित कक्षा होनी चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि की विशेषता नहीं है। यह सुपर टेट 2019 में आया हुआ है। मानसिक प्रयास,
बच्चे की सक्रिय भागीदारी, चुनौती तत्व नहीं होती, प्रकृति दिलचस्प होती है। तो गतिविधि जो है एक मानसिक प्रयास है, तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो मानसिक प्रयास है। बच्चे की सक्रिय भागीदारी, तो बच्चे की जो है सक्रिय भागीदारी रहती है। प्रकृति जो है दिलचस्प होती है, लेकिन चुनौती तत्व नहीं होती। यहाँ पर चुनौती तत्व होती है होता, यहाँ पर नहीं है पूछा गया है। यहाँ पर जो प्रश्न में पूछा गया है नहीं है पूछा गया है, और यहाँ पर जो है चुनौती तत्व नहीं होता है बोला रहा है, इसलिए जो है सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया, यानी कि यह जो है निगेटिव आंसर यहाँ पर मिल रहा है। अगर यहाँ पर नहीं लिखा होता तब ये जो है यहाँ पर ये भी पॉजिटिव हो जाता। तो गतिविधि में जो है चुनौती तत्व मौजूद होता है। आगे है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अक्सर इस गतिविधि इस टॉपिक से जो है कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, यानी कि निगेटिव और पॉजिटिव को ध्यान में रखते हुए जो भी टॉपिक है उन सभी टॉपिक को एक एक बार सरसरी तौर पर पढ़ लीजिएगा, उसी से ही प्रश्न बनेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। गतिविधि अनुभव से सीखने की प्रक्रिया है। गतिविधि समूह में ही की जा सकती है। गतिविधि में शैक्षिक चुनौती का तत्व मौजूद रहता है। गतिविधि में मानसिक योग्यता भी सम्मिलित है। तो देखिए यहाँ पे जो है गलत पूछा गया है, और यह प्रश्न जो है 2 बार आ चुका है। तो गतिविधि जो है अनुभव से सीखने की प्रक्रिया है, यह सही है, यानी कि पॉजिटिव है ये, तो इसलिए इसको गलत कर देते हैं। गतिविधि में शैक्षिक चुनौती का तत्व मौजूद होता है, तो यह भी जो है पॉजिटिव है, इसलिए इसको भी गलत कर देते हैं। गतिविधि में मानसिक योग्यता भी सम्मिलित है, यह भी पॉजिटिव है, इसलिए इसको भी कट कर देते हैं। गतिविधि समूह में ही की जा सकती है, ही जो है यह निगेटिव वर्ड है, इसलिए इसका सही आंसर जो है यही है। आगे है, निम्नलिखित में कौन गतिविधि नहीं है। यह सुपर टेट 2019 में पूछा गया है। सामग्री का उपयोग करना, खेल, शिक्षक द्वारा प्रदर्शन, कोई अनुभव। तो सामग्री का उपयोग करना यह जो है गतिविधि है। खेल यह भी गतिविधि है, क्योंकि इसमें भी शारीरिक गतिविधि हो रही है। कोई अनुभव इसमें भी शारीरिक गतिविधि हो रही है, लेकिन जो है शिक्षक द्वारा प्रदर्शन यह जो है गतिविधि नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, देखिए गतिविधि से संबंधित जो है इतना सारा प्रश्न बना हुआ है, तो आप इसको जरूर देखिएगा। यहाँ से 2 नंबर के प्रश्न आपको साख शिक्षक वर्ग 3 में देखने को जरूर मिलेंगे, और सीजी टेट में 1 नंबर के प्रश्न। और जो है इससे बाहर के प्रश्न नहीं बनेंगे। जितना इसमें आया हुआ है प्रीवियस ईयर प्रश्न, इसी में से ही वो उठाएगा, और एक आध प्रश्न जो है नया ले सकता है। अगला है, कौन घुला कौन नहीं घुला। प्रयोग दूसरा में है, कौन ज्यादा घुला कौन नहीं घुला। इसमें है, कौन डूबा कौन तैरा। तो यहाँ से प्रश्न आता है, कौन घुला कौन नहीं घुला, यहाँ से तो प्रश्न नहीं आया है, लेकिन कौन डूबा कौन तैरा यहाँ से प्रश्न आता है। नींबू के बारे में प्रश्न आता है, एक स्टील की कटोरी के बारे में प्रश्न आता है, तो इसको जरूर ध्यान रखें। ये एनसीईआरटी या सीटेट से प्रश्न लिया जाता है। चलिए इससे संबंधित देखते हैं। एक नींबू सामान्यतः पानी में डूब जाता है, परंतु लवण युक्त जल में तैरता है, क्योंकि लवणीय जल का घनत्व सामान्य जल से अधिक होता है। यह भी गतिविधि से ही संबंधित है, जो प्रयोग करते हैं उसी से। लवणीय जल में नींबू का घनत्व बढ़ जाता है, सामान्य जल का घनत्व लवण युक्त जल से अधिक होता है, नींबू का घनत्व लवण युक्त जल से कम हो जाता है। अगर आप इस प्रश्न को जो है कंफ्यूज रहते हैं इसको, तो आप प्रैक्टिकली तौर पर खुद करके देख सकते हैं। गिलास में एक में नमक डाल दीजिएगा, और नींबू या अंडा जो भी रहे उसको डालकर देखिएगा, आपको जो है प्रत्यक्ष रूप से याद हो जाएगा वो। तो इसका जो सही आंसर है, सामान्य जल का घनत्व जो है लवण युक्त जल से अधिक होता है, इसीलिए जो है मृत सागर के जो जल होता है बहुत खारा होने के कारण उसमें जो है आदमी जो है उसमें तैरता हुआ नजर आता है, इसलिए उसको मृत सागर कहते हैं, उसमें डूबता नहीं है। तो मृत सागर से संबंधित भी प्रश्न आता है। तो इसमें से चाहे नींबू वाला प्रश्न आए, या अंडा वाला प्रश्न आए, या फिर स्टील की कटोरी वाला प्रश्न आए, तो ये तीनों प्रश्न इसके अंतर्गत आता है। इनमें से कोई भी प्रश्न उठा के दे सकता है। आगे है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं।
कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाती है। तो पके हुए चावल को जो है फ्रिज में अपेक्षाकृत लंबे समय पर जब रख देते हैं उसमें क्या होता है, उसमें जो तापमान होती है वह कम हो जाती है, जिसके कारण जो है रोगाणु जो है निष्क्रिय हो जाते हैं, उसमें सक्रिय नहीं होते। इसलिए जो है इसका सही आंसर बी ऑप्शन है। बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह से सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। यह प्रश्न भी इस टॉपिक से दिया जाता है। यह भी आपके जो है एनसीईआरटी या फिर सीटेट से उठाया गया प्रश्न है, जो इसमें गतिविधि से संबंधित प्रश्न है। अंकुरित बीजों की फोटो को दिखाना, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण को स्पष्ट करना, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। इसका डी ऑप्शन ही सही है। आगे है, तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर इसका अगला भाग चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत भी लगती है और इतना सारा नोट्स बनाने में भी मेहनत लगती है। तो आप लोगों के लिए कुछ फ़ायदा हो जाए करके हम इसको नोट्स के माध्यम से यहाँ पर वीडियो में अपलोड कर देते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर अगला वीडियो चाहिए तो। और कहीं पर कुछ भी त्रुटि होता है उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हम उसको सुधार कर सकें। और कमेंट को आप लोग ज़रूर देखा करें, जो भी गलती रहता है अगर हमको उसका जो है सही जानकारी पता चलता है हम कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर पिन करते हैं। ध्यान रखें, वीडियो को देखने के बाद जो भी कमेंट जाता है नया कमेंट उसको ज़रूर देखा करें।